मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ किसी लोकेशन पर छुट्टियां मनाने जा रहा है। उसके माता पिता तो नॉर्मल और खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के चेहरे पर एक मायूसी है। ये लोग छुट्टियां मनाने के लिए इटली गए हैं। पिता का नाम है पैडी और माँ का नाम है सियरा। ये लोग जिस जगह पे छुट्टी मनाने आए हैं वहाँ हमें एक और कपल को दिखाया जाता है। ये लोग एक अमेरिकी कपल है। इनके परिवार में माता पिता जिनका नाम है लुइस और बेन और बेटी का नाम है एग्नेस। थोड़ी देर बाद हम पैडी को देखते हैं। वो लुइस और बेन से पूछता है कि क्या ये चेयर खाली है। बेन और लुइस जहाँ बैठे थे उनके बगल में एक चेयर खाली पड़ी थी। वैसे तो वो चेयर खाली नहीं थी, उस पर एग्नेस की चीजें पड़ी थी। इसका मतलब वो चेयर एग्नेस का था, बट फिर भी अच्छा जेस्चर दिखाने के लिए बेन ने हाँ कह दी और वो चेयर पैडी वहाँ से उठाकर ले गया। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एग्नेस, जिसके पास एक टॉय था जिसका नाम है हॉपी। वैसे तो सॉफ्ट टॉय कैरी करने के लिए एग्नेस थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपने टॉय हॉपी के बिना नहीं रह। एक्चुअली उसे एंजाइटी अटैक्स आते हैं और हॉपी उसके पास होता है तो वो कंफर्टेबल फील करती है। हॉपी खो गया था, इस वजह से एग्नेस थोड़ा पैनिक करने लगती है। उसकी माँ लुइस ये नहीं चाहती कि बीच सड़क पर उसे एंजाइटी अटैक आए और लोगों के बीच में सीन क्रिएट, इसलिए वो अपने हस्बैंड को कहती है कि तुम प्लीज हॉपी को जल्दी से ढूंढ कर लाओ। बेन, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उनके कहने पर वो हॉपी को ढूंढने चला जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे हॉपी नहीं मिलती, लेकिन उसकी नजर पैडी पर पड़ती है जो अपने बेटे को बैठाकर स्कूटर चला रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रैश ड्राइव कर रहा होता है। बेन के बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी हॉपी उसे नहीं मिलता है। थोड़ी देर बाद हॉपी पैडी को मिलता है और हॉपी को रिटर्न करने के बहाने इन दोनों परिवार के बीच में इंट्रोडक्शन और थोड़ी बहुत बातचीत होती है। इस बातचीत के माध्यम से हमें पता चलता है कि पैडी और सियरा का बेटा एंट, उसे बोलने में तकलीफ होती है। उसका टंग नॉर्मल साइज से बहुत छोटा है, जिस वजह से वो बोल नहीं पाता है। एग्नेस, जो स्कूटर देखकर स्कूटर की राइड करना चाहती है, तो पैडी उसे स्कूटर राइड ऑफर करता है, लेकिन बेन और लुइस नहीं चाहते कि एग्नेस उस स्कूटर राइड पर जाए। इसके पीछे सही कारण भी है, क्योंकि पैडी और सियरा उन दोनों के लिए बिल्कुल अनजान हैं और थोड़ी देर पहले ही बेन ने नोटिस किया था कि पैडी कितनी लापरवाही से स्कूटर चला रहा था और उनके पास हेलमेट भी नहीं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो ये बात उनसे बोल नहीं पाते और अपनी बेटी को स्कूटर राइड पर भेज देते हैं। उसी लापरवाही के साथ वो एग्नेस के स्कूटर राइड कराता है और फिर वापस आ जाता है। और इस इंसिडेंट के बाद इन दोनों परिवारों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं और दोनों साथ में लंच भी करते हैं। लंच के दौरान इन परिवारों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती हैं, वही बातें जान पहचान वाली। और इसी कॉन्वर्सेशन से हमें भी ये बात पता चलता है कि बेन और लुइस वैसे तो अमेरिकन हैं, लेकिन ये लोग कुछ टाइम पहले ही लंदन में शिफ्ट हुए हैं। बेन ने अपना कुछ नया काम स्टार्ट किया है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसका काम बंद हो गया। लुइस, जो अमेरिका में पहले जॉब करती थी, लोकेशन चेंज होने की वजह से उसका भी काम फिलहाल बंद है। तो दोनों फिलहाल अभी बेरोजगार हैं और यही कारण है कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये वेकेशन प्लान किया। बातों बातों में पैडी ने अपने घर पर उन दोनों को इनवाइट किया छुट्टियां मनाने के लिए। फिर इनका ये वेकेशन खत्म हो जाता है और सारे लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। बेन और लुइस, जिन्होंने अपनी परेशानियां कम करने के लिए ये वेकेशन प्लान किया था, इस वेकेशन का ज्यादा कुछ असर हो नहीं पाया। उनकी बेटी एग्नेस अभी भी एंजाइटी अटैक की शिकार है। इसके अलावा बेन और लुइस, उनके अपने रिश्ते भी सही नहीं चल रहे हैं। एक्चुअली कुछ टाइम पहले लुइस किसी दूसरे मर्द के साथ सेक्सटीन कर रही और ये चैट करते हुए बेन ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि उसने इस चीज के लिए बेन से माफी मांगी और अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश भी की और उसी का पार्ट था ये इटली का वेकेशन। लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में अभी भी चीजें सही नहीं हो पाई हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि पैडी और सियरा के तरफ से एक इनविटेशन कार्ड इनके घर पहुंचता है। लुइस ये कार्ड बेन को दिखाती है। इनविटेशन कार्ड पढ़कर बेन तो वहाँ जाने के लिए इंटरेस्टेड हो जाता है। उसे लगता है कि वहाँ जाकर शायद एग्नेस को भी अच्छा लगेगा और इन दोनों को अपना रिश्ता सुधारने का एक और मौका मिलेगा। लेकिन लुइस को लगता है कि बिल्कुल ही किसी अनजान, जिससे वो बस एक बार मिले हैं, उनके घर छुट्टियां मनाने पहुंच जाना थोड़ा अजीब है। लेकिन बेन को इंटरेस्टेड देखकर और खुद भी वो गिल्ट में थी, इस वजह से वो भी वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद क्या था, इन लोगों ने जल्दी से अपना सामान पैक किया, अपनी गाड़ी उठाई और दिए गए पते पर निकल जाते हैं। जब वो रास्ते में वहाँ जा रहे थे, जाते जाते रात हो जाती है। पूरा रास्ता अंधेरा और सुनसान था। रास्ते में यहाँ तक कि कुछ भी दिखाई तक नहीं दे रहा था। फिर भी उन्होंने अपना जाना
कंटिन्यू रखा और किसी तरह से एक घर पहुंचे। घर पहुंचने पर पैडी और सियारा ने उन लोगों का बहुत अच्छे से स्वागत। घर के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनका घर काफी छोटा और कंजेस्टेड है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने उनके घर की बहुत तारीफ की। कियारा और पैडी ने उन दोनों को उनका कमरा दिखाया जो छोटा था लेकिन फिर भी ठीक था। लेकिन एग्नस को एंट के रूम में, जो कि एटिक में था, वहाँ सोने के लिए वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि एंट एक छोटे से पुराने बेड पर सोता है और एग्नस के लिए एक गद्दा नीचे जमीन पर लगाया गया है। ये देखकर एग्नस काफी चौंक जाती है लेकिन कुछ कह नहीं पा। और यही हाल उसकी माँ का भी था। उसे भी बहुत अजीब लगता है कि उसके बेटे का कमरा एक एटिक में है और उसके बाद भी जब उसके घर में मेहमान आया है फिर भी एंट बेड पे सोएगा और मेहमान को नीचे सुलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है। पैडी ने आज स्पेशली डिनर के लिए अपने फार्म के सबसे अच्छे डक को कुर्बान कर दिया है और उसने डक बनाया है। वो अच्छी तरह से जानता था कि लुइस वेजिटेरियन है। उसके बाद भी वो अपने हाथ से एक निवाला डक का लुइस को खिलाने के लिए जाता है और लुइस जस्ट बिकॉज उसे बुरा ना लगे इसलिए वो डक का वो टुकड़ा मुंह में ले लेती है। भले ही उसके हटते ही वो जल्दी से पूरा टुकड़ा बाहर निकाल देती है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि उसको याद दिला सके कि वो वेजिटेरियन है। अगले सीन में हम बेन को देखते हैं जो मेहमान होने के बावजूद कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन की ओर गया हुआ था। वहीं पर एंट पहुंचता है और एंट बेन को अकेला पाकर अपना मुंह खोलकर कुछ दिखाना चाहता है। बेन को कुछ भी समझ में नहीं आया। इससे पहले कि वो कुछ समझने की कोशिश करे, पैडी वहां आ जाता है और बेन को वहां से हटा लेता है। रात के समय बेन और लुइस अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो लुइस नोटिस करती है कि उसके बेड के ब्लैंकेट पे कुछ तो लगा हुआ है। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बेन उसे समझाता है कि हम फार्म हाउस में रह रहे हैं और हमें ऐसे छोटी मोटी चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। ये लोग सोने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि एग्नस भी वहाँ आ जाती है। एग्नस का कहना है एटिक के उस बेड पर उसे नींद नहीं आ रही है। लुइस उसे अपने साथ ही सुला लेते और वो तीनों एक ही बेड पर किसी भी तरह एडजस्ट होकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह दोनों परिवार जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। जंगल घूमने के बाद ये लोग पिकनिक प्लान करते हैं। सब पिकनिक कर रहे होते हैं। एग्नस एक झूला झूलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन एंट एग्नस के सामने आकर खड़ा हो गया था। लुइस एंट को कहती है कि वहाँ से हट जाए, लेकिन एंट उसकी बात नहीं सुनता। पैडी वहाँ आता है और एंट को घसीटते हुए बहुत बुरी तरह से वहाँ से हटाता है। ये देखकर सबको बहुत अजीब लगता है। इसके बाद पैडी सभी को एक लेक के पास ले जाता है, वहाँ से डाइव करने के लिए कहता है। लुइस और बेन का कहना है कि उनके पास में अभी स्विमिंग के कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी पैडी और सियरा उनको जंप करने के लिए कहते हैं। सभी लोग कपड़े निकाल देते हैं। सियरा के बॉडी पर सब नोटिस करते हैं कि बहुत सारे ब्रूसेस के मार्क्स थे। पूछने पर वो बहाना बना देती है। इसके बाद सब पानी में जंप लगाते हैं। पैडी एंट को पहले पानी में फेंक देता है, फिर खुद जंप लगाता है। सब नोटिस करते हैं कि एंट को तैरना नहीं आता, फिर भी पैडी ने उसे पानी में फेंक दिया। पूछने पर पैडी बोलता है कि इसी तरह से सीख जाएगा, या तो डूबेगा या सीखेगा। रात में जब सब वापस घर आते हैं तो लुइस बेन से कहती है कि वो घर जाना चाहती है क्योंकि ये लोग उसे बहुत अजीब से लगते हैं। तभी वहाँ सियरा पहुँचती है। लुइस और बेन से कहती है कि आज रात में हम लोग डिनर के लिए बाहर जाएंगे। वो लोग दोनों भी सियरा को हाँ कर देते हैं। शाम को सभी लोग डिनर के लिए रेडी हो जाते हैं। तब लुइस और बेन को पता चलता है कि ये डिनर सिर्फ बड़ों के लिए है, बच्चे वहाँ नहीं जा सकते। पैडी ने मुहजिद नामक एक बेबी सिटर का इंतजाम किया है जो दोनों बच्चों को घर में देखेगा। लुइस ये बात सुनकर चौंक जाती है क्योंकि सियरा ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। वो अपनी बेटी को वहाँ अकेले छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए ये लोग चुप रह जाते हैं और अपनी बेटी एग्नस को एक अनजान घर में एक अनजान बेबी सिटर के पास छोड़कर डिनर के लिए चले जाते हैं। रास्ते में पैडी ड्राइव कर रहा था और वो बहुत ज्यादा रैश ड्राइव कर रहा था जो कि लुइस को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसने हमेशा की तरह कुछ भी नहीं कहा। फाइनली ये लोग उस डाइनर पे पहुंचते हैं जहां इन्हें जाना था। वहां जाकर ये लोग माइक नाम के एक बंदे से मिलते हैं जिसका वो डाइनर था। वहां जाकर पता चलता है कि यहाँ और कोई दूसरे गेस्ट्स नहीं हैं, बस ये चारों ही हैं। लुइस पहले ही पैडी को बताती है कि वो वेजिटेरियन है। पैडी उस दिन के लिए लुइस से माफी मांगता है और कहता है कि वो भूल गया था। बातों बातों में पैडी को पता चलता है
कि लुइस वेजिटेरियन तो है लेकिन वो फिश खाती है। इस बात पे इन दोनों के बीच में एक लंबा डिबेट हो जाता है, लेकिन बेन बीच में पड़कर बात को संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ घर में एंट एग्नेस को पैडी का वॉच कलेक्शन दिखाता है। वो उसमें से एक खास वॉच को एग्नेस को बार बार दिखाता है जिसमें कुछ लिखा हुआ था। क्योंकि वो इंग्लिश में नहीं था इसलिए एग्नेस को समझ नहीं आया, बस यही समझ में आया कि उसमें एंट लिखा हुआ था। और इधर डाइनर में पैडी और सियरा अपनी लाइफ की कुछ स्टोरीज इन लोगों से शेयर करते हैं और बातों बातों में पैडी बताता है कि वो 17 सालों से सियरा के साथ है और सियरा ने लाइफ में उसका काफी साथ दिया। ये सुनकर लुइस चौंक जाती है क्योंकि सियरा पैडी से काफी छोटी लगती है। 17 साल से अगर दोनों साथ है तो सियरा की क्या ही उम्र रही होगी, वो पक्का अडल्ट तो नहीं होगी। लेकिन फिर भी लुइस कुछ पूछती नहीं है। वो लोग डिनर कंप्लीट करते हैं, नाचते गाते हैं, फिर घर वापस आने लगते हैं। बिल पे करने के टाइम पर पैडी बेन को सामने कर देता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। इन लोगों को बहुत अजीब लगता है लेकिन हमेशा की तरह कुछ नहीं बोल पाते हैं और बिल पे कर देते हैं। बिल पे करने के बाद दोनों परिवार घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एग्नेस और एंट सोने जा रहे होते हैं। तभी एंट अपना टी शर्ट हटाकर एग्नेस को अपने कुछ चोटों के निशान दिखाता है। इससे पहले कि एग्नेस कुछ समझ पाती, वहाँ सियरा पहुँच जाती है। सियरा को देखकर एंट जल्दी से बिस्तर में घुस जाता है और सोने की एक्टिंग करने लगता है। आधी रात में लुइस की नींद खुलती है। वो सोचती है कि एक बार एग्नेस को चेक करके आते हैं। वो एग्नेस के कमरे में जाती है तो वहाँ दोनों बच्चों में से कोई भी नहीं था। वो ढूंढते हुए जब पैडी और सियरा के रूम में पहुँचती है तो देखती है कि दोनों बच्चे पैडी और सियरा के साथ सो रहे हैं, लेकिन पैडी और सियरा ने बहुत कम कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी बेटी लुइस को गोद में उठाती है और अपने कमरे में आ जाती है और अपने हस्बैंड बेन को उठाते हुए कहती है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। इस बार बेन भी उसकी बात सुन लेता है और ये लोग तीनों उसी टाइम अपना सारा सामान उठाकर बिना उन लोगों को बताए गाड़ी उठाकर निकल पड़ते हैं। जब ये लोग कुछ दूर ही बढ़े होते हैं तभी एग्नेस को याद आता है कि उसका टॉय यानी हॉपी वहीं छूट गया। वो हॉपी के लिए रोने लगती है। बेन और लुइस के लाख समझाने के बाद भी एग्नेस मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो जिद पकड़ के बैठ गई थी कि वो हॉपी के बिना आगे नहीं बढ़ सकती। हालांकि वो 12 साल की हो चुकी थी लेकिन अपनी एंजाइटी की वजह से वो हॉपी के बिना नहीं रह सकती थी। हार मानकर बेन को गाड़ी वापस घुमानी पड़ती है। ये सीन देखकर मुझे इतना ज्यादा स्टूपिड फील हो रहा था कि एक बच्चे के खिलौने की वजह से वो फिर से मौत के मुंह में जा रहे हैं। एनीवेज वो लोग गाड़ी लेकर वापस पहुंचते हैं। बेन दोनों को कार में वेट करने के लिए कहता है और खुद अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद लुइस भी पीछे पीछे अंदर जाती है। अंदर जाकर वो देखती है कि पैडी बेन को कन्फ्रंट कर रहा है। वो उससे पूछ रहा है कि तुम बिना बताए कैसे जा सकते हो, और हमेशा की तरह बेन के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप खड़ा था। जवाब होते हुए भी वो कभी बोल नहीं सकता था। यहाँ पर लुइस ने हिम्मत की और उसने बताया कि मेरी बेटी तुम्हारे बेड पर क्या कर रही थी। ये सुनकर पैडी भी चौंक गया क्योंकि उसे भी शायद इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। इसमें सियरा सामने आती है और वो फिर एक कहानी बताती है। वो कहती है कि एक्चुअली एग्नेस को मैं लेकर गई थी। एग्नेस अपने कमरे में अपनी माँ को बुलाते हुए रो रही थी और वो अकेली थी। मेरी भी एक छोटी सी बेटी थी जो 12 हफ्ते में भगवान के पास चली गई थी। एग्नेस को रोता हुआ सुनकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई और मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसको लेकर आ गई। इस कहानी से सब कन्विंस हो जाते हैं और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ऑब्वियसली वो लोग फिर अपना जाने का डिसीजन भी चेंज कर देते हैं। एंट और एग्नेस ये दोनों बैठकर पेंटिंग कर रहे थे। उस बीच में एंट एक पेपर पर कुछ लिखकर एग्नेस को दिखाता है, लेकिन अगेन ये डैनिश लैंग्वेज में था जिस वजह से एग्नेस उसे पढ़ ही नहीं पाती है। तब तक सियरा भी उधर आने लगती है। एंट जल्दी से उस पेपर को खा लेता है ताकि सियरा को पता ना चल सके। इन सब हरकतों से हमें ये तो समझ आ रहा है कि एंट कुछ तो है जो एग्नेस और उसके परिवार को बताना चाहता है, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इस बार एग्नेस ये सब बात अपनी मॉम लुइस को बताती है, लेकिन लुइस का कहना है कि एंट को बोलने में प्रॉब्लम होती है इसलिए वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये बातें बोलकर वो एग्नेस की बातों को टाल देती है। रात को डिनर के टाइम किचन में लुइस कुछ कट कर रही थी जिसमें गलती से उसकी एक उंगली कट जाती है। बेन जल्दी से उसका उंगली देखने जाता है और फिर वो कहता है कि थैंक गॉड हमारे पास एक डॉक्टर है यानी कि पैडी। लेकिन
लेकिन पैडी उसी वक्त कहता है कि नहीं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये बात सुनकर बेन और लुइस दोनों ही सुन पड़ जाते हैं। पैडी कहता है कि मैं तो बस लोगों के सामने इम्प्रेशन झाड़ने के लिए ऐसे ही कह देता हूँ कि मैं डॉक्टर हूँ, असल में मैं कुछ भी नहीं करता। इतना सुनने के बाद भी लुइस और बेन भौचक्के तो थे लेकिन कुछ कह ही नहीं पाते, बस उसका चेहरा देख रहे थे। वहाँ पर एक ऑकवर्ड साइलेंस क्रिएट हो जाता है। थोड़ी देर बाद पैडी और सियरा इस साइलेंस को तोड़ते हुए कहते हैं कि हम तो बस झूठ बोल रहे थे। बस यहाँ बात फिर से नॉर्मल हो जाती है। अगले दिन दोनों परिवार घर के बाहर गार्डन में लंच कर रहे थे और लंच के टाइम दोनों बच्चों ने एक डांस प्रिपेयर किया था। दोनों बच्चों ने बोला कि हम आप लोगों को डांस करके दिखाएंगे। सबने बोला ठीक है और एंट और एग्नेस ने डांस स्टार्ट कर दिया। लेकिन पैडी को एंट का डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बार बार एंट को टोके जा रहा था और फिर से डांस स्टार्ट करवा रहा था। 2-3 बार ऐसा हो जाने के बाद एग्नेस थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो जाती है और वो अपनी मम्मी के पास जाकर बैठ जाती है। पैडी फिर से रिक्वेस्ट करता है कि एक लास्ट टाइम एग्नेस डांस कर ले। अपने बेन और लुइस के भी रिक्वेस्ट करने पर एग्नेस दोबारा डांस के लिए चली जाती है। ये दोनों बच्चे फिर से डांस स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस बार पैडी अपने गुस्से से आपा खो बैठता है और अपने सामने रखे हुए एक मग को एंट के ऊपर चलाकर फेंक देता है। बस और क्या था। ये देखकर लुइस बिल्कुल ही बेकाबू हो जाती है और वो जल्दी से एग्नेस को पकड़कर अपने पास ले आती है और पैडी को भी डांट लगाती है कि ये बच्चे के साथ में किस तरह का बिहेवियर है। यहाँ पर मामला बहुत गर्म हो जाता है। सियारा किसी तरह से अपने हस्बैंड पैडी को कंट्रोल करती है। वहीं पर एंट जो काफी ज्यादा रो रहा था, बेन और लुइस दोनों ही कहते हैं कि तुम्हें अपने बेटे को शांत करना चाहिए, वो रो रहा है। इस बात पर पैडी उसको और जोर से डांट देता है और कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है। यहाँ लुइस और बेन भी वहाँ से उठकर हट जाते हैं। फिर वो दोनों अकेले में बात करते हैं और लुइस बेन से कहती है कि यहाँ आने का डिसीजन हमारा पूरी तरह से गलत था, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहिए। बेन भी उसकी बात से अग्री करता है, लेकिन बेन उससे कहता है कि मैंने थोड़ी सी अल्कोहल ले रखी है तो मैं थोड़ी कॉफी पीऊंगा, उसके बाद हम निकलते हैं। उधर पैडी जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था अपने कमरे में चला जाता है और नशे की वजह से उसे गहरी नींद आ जाती है। बेन और लुइस जब अपने जाने की बात सियरा से करते हैं तो सियरा उनसे एक रिक्वेस्ट ये करती है कि प्लीज पैडी के जगने से पहले तुम लोग मत जाना। अगर तुम लोग चले गए तो पैडी इस बात का गुस्सा हम दोनों पर यानी कि एंट और मुझ पर निकालेगा। ये दोनों मान जाते हैं। एंट चुपके से पैडी के कमरे में जाता है जहाँ पैडी बेहोश पड़ा हुआ था। वो उसके कमर में लगे हुए चाबियों का गुच्छा बहुत सावधानी से निकाल लेता है। एंट एग्नेस के साथ खेलने के बहाने एक शेड के पास उसे ले जाता है। उस शेड का लॉक खोलता है और उसके अंदर एग्नेस को लेके जाता है जहाँ फ्लोर पर एक सीक्रेट दरवाजा था। वो उसे भी खोलता है और उसके अंदर जाता है। वहाँ अंदर जाकर वो एग्नेस को दिखाता है जहाँ बहुत सारा सामान पड़ा हुआ था, जिसमें बहुत सारे लगेज थे, बहुत सारे कपड़े, वैल्यूएबल थिंग्स, फोटोग्राफ्स, बहुत सारी चीजें थी। जैसे देख के ही लग रहा था कि कहीं से लूट पाट करके ये लेकर आए हैं। फिर एंट एक एल्बम लेकर आता है। उस एल्बम में बहुत सारी फोटोज थी जो एक एक करके वो एग्नेस को दिखाता है। उसमें बहुत सारी फैमिलीज थी जिसमें पैडी और सियरा भी थे और उनके साथ में कोई दूसरी फैमिली। लेकिन हर फोटो में पैडी और सियरा के साथ में कोई दूसरा बच्चा होता था। एक फोटो जिसमें एंट भी था, लेकिन एंट अपने असली माता पिता के साथ था और वो उसमें काफी खुश दिख रहा था और हम क्लियरली देख सकते हैं कि उसकी टंग भी उसके साथ है। इसका मतलब वो छोटे जीव के साथ पैदा नहीं हुआ था। अब मैं आपको यहाँ पर असली कहानी बता दूं। एक्चुअली पैडी और सियरा ये लोग दोनों सीरियल किलर्स हैं। वो अलग अलग वेकेशंस पे जाते हैं और किसी एक फैमिली के साथ में दोस्ती बढ़ाते हैं। फिर उन्हें अपने घर पर इनवाइट करते हैं। जब फैमिली उनके घर पहुंच जाती है तब उनके साथ में 1-2 दिन स्पेंड करने के बाद उन्हें वो मार देते हैं। उनके सारे सामान को अपने पास रख लेते हैं और उनके साथ जो भी बच्चा होता है वो उसे भी अपने साथ रख लेते हैं। फिर वो इसी तरह से दूसरी फैमिली को फंसाते हैं और जो पहले से बच्चा था उसे मार देते हैं। नए बच्चे का जीभ काट के फिर से अपने पास रख लेते हैं और ये साइकिल रिपीट होता रहता है। यानी कि अब एंट की मरने की बारी है लुइस और बेन के साथ में और एग्नेस का जीभ काट दिया जाएगा और ये सारे टॉर्चर जो भी एंट ने सहा होगा अब वो एग्नेस को सहना होगा। इसलिए हमने मूवी में भी देखा कि स्टार्टिंग से ही एंट खुश नहीं दिखता था, वो दुखी था और कई बार उसने एग्नेस को और एग्नेस की फैमिली को बहुत कुछ हिंट भी दे रहा था। वो एग्नेस के फादर के सामने उसने अपनी टंग दिखाई थी, एग्नेस को उसने अपनी चोट दिखाई, वो घड़ी दिखाया जो कि एंट के फादर की थी। इसके अलावा उसने डैनिश लैंग्वेज में लेटर भी लिख करके
उसको दिखाया तो वो काफी बार उसने कोशिश की, लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन फाइनली अब एग्नेस को सब समझ में आ गया। एक बार पैडी ने बातों बातों में बताया था कि उसके माता पिता बचपन में अब्यूसिव हो सकता है, इसी कारण से पैडी ने घर छोड़ दिया होगा और उसने अपना पहला शिकार सियरा को बनाया होगा। सियरा जो उस टाइम पे 12-13 साल की रही होगी, यानी कि एग्नेस की उम्र की। पैडी ने सियरा को टॉर्चर किया होगा, मारा पीटा होगा, लेकिन उसे जान से नहीं मारा होगा, क्योंकि एक बार सियरा ने भी बातों बातों में बताया था कि उसने अपने माता पिता को कभी भी नहीं देखा है। तो हो सकता है साथ रहते रहते उसे भी इस मारपीट और टॉर्चर की आदत लग गई होगी और साथ ही पैडी से प्यार भी हो गया है, तो उसे इन सब चीजों की आदत पड़ चुकी है, फिर भी वो साथ रहती है। हमने ये ऑब्जर्व भी किया है कि सियरा उससे डरती है और हमने एक बार उसके शरीर पर चोट के निशान भी देखे थे। इसका मतलब कि पैडी उस पर हाथ उठाता होगा। तब से ही ये साइकिल चल रहा है। अभी तक हमने जितना भी मूवी देख लिया, हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि पैडी एक साइको है और उसने ये भी कहा था कि वो कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता, यानी कि वो लूटपाट करता है और उसी से उसका गुजारा चलता है। साइको होने की वजह से उसे ये सब करने में मजा भी आता होगा। वैसे मूवी में हमने अभी तक तो ऑब्जर्व कर लिया है कि पैडी के साथ कुछ तो गड़बड़ है और वो साइको है। ये सब लुइस और बेन को भी दिख ही रहा है, लेकिन हिम्मत ना होने की वजह से और सामने वाले को बुरा ना लगे, इसलिए उन्होंने कभी सवाल नहीं किया। एनीवेज, कहानी पर वापस आते हैं। एग्नेस के पास फोन था और उसने उन फोटोज की कुछ फोटो ले ली। दोनों वहाँ से निकल के बाहर आ गए। एग्नेस अपने माता पिता के पास चली गई और एंट वापस पैडी के रूम में चला गया चाबी रखने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैडी जग चुका था। लेकिन फिर भी एंट ने बड़ी चालाकी से चाबी को वापस रख दिया। पैडी सभी लोगों के बीच में आया और सबसे माफी मांगी कि उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी, इस वजह से उसने ऐसी हरकत। इधर एग्नेस जो अपने माता पिता को सब कुछ अब बता देना चाहती थी, लेकिन पैडी और सियरा बेन और लुइस को अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे, इसलिए एग्नेस को मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो अपने माँ बाप को सारी बात बता सके। फिर वो दिमाग लगाती है और पास ही के झाड़ी में से एक कांटा निकालकर अपने थाइज में चुभो देती है। जो ब्लड निकलता है वो अपने फ्रॉक में जानबूझकर फैला लेती है और फिर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे फर्स्ट टाइम पीरियड आ गया हो। वो सभी के पास वैसे ही आती है और सभी को ऐसा लगता है कि उसे पीरियड आ गया है। लुइस जल्दी से एग्नेस को लेकर कमरे में चली जाती है। जैसे ही वो कमरे में पहुंचती है, एग्नेस अपनी माँ को सब कुछ बता देती है। ये सब सुनकर लुइस की जैसे हवाइयां उड़ जाती हैं। दूसरी तरफ एंट भी पैडी को बातों बातों में उलझाए रखना चाह रहा था ताकि पैडी को कुछ पता ना चले, लेकिन पैडी की नजर उस वाले शेड पर पड़ जाती है और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ कोई तो आया था। इधर हम देखते हैं कि लुइस बहाने से बेन को भी कमरे में ले जाती है और सारी बातें बता देती है। इस तरह से इस पूरे परिवार को पैडी और सियरा की सच्चाई का पता चल जाता है। बेन और लुइस, जिन्हें अब सच्चाई का पता चल चुका था, अब उन्हें किसी भी तरह से वहां से निकलना था। उन्होंने ये प्लान किया कि वो चुपके से किसी को पता चले बिना यहाँ से चले जाएंगे। लुइस ने कमरे में चारों तरफ देखा तो उसे एक कटर मिला, तो उसने उस कटर को अपने पास छुपा लिया। इसके अलावा उन्होंने सोचा कि वो एग्नेस के पीरियड का बहाना करके ही वहां से निकलेंगे। वो बोलेंगे कि एग्नेस को फर्स्ट टाइम पीरियड आया है, जिस वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है और हमें लंदन वापस अपने घर जाना पड़ेगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं और पैडी और सियरा भी उनको नहीं रोक, सब जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे घर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बेन और लुइस के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके गाड़ी का एक पहिया पंचर है। पैडी बोलता है कि गाड़ी तो पंचर है, अब इसे बनाना पड़ेगा। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि पैडी को ऑलरेडी समझ आ चुका था कि ये लोग सब कुछ जान चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सामने से अटैक नहीं कर रहा था। वो अपने शिकार के साथ खेल रहा था। पैडी बोलता है कि मैं तुम्हारी कार ठीक कर देता हूँ। वो बेन को अपने साथ अपने औजार रूम में लेके जाता है, जहाँ बहुत सारे भयानक टूल्स रखे हुए थे। वो देख करके भी बेन को काफी डर सा लगता है, लेकिन यहाँ भी पैडी उसके साथ कुछ नहीं करता। अपना टूल बॉक्स लेकर जाता है और उसका गाड़ी ठीक कर देता है। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं। उसके बाद पैडी फिर से कहता है कि तुम लोग शायद किसी को भूल रहे हो, यानी कि हॉपी को। वो एग्नेस से कहता है तुम हॉपी के बिना तो नहीं जा सकती। और इन लोगों की जो पुरानी आदत है, उस आदत की वजह से ये फिर से हाँ कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि हॉपी जो है वो टेरेस पर ऊपर फंसा हुआ है। फिर वो एक सीढ़ी लेकर आता है और बेन को कहता है कि तुम सीढ़ी पर चढ़ो और ऊपर से हॉपी को लेकर आओ। मैं सीढ़ी को पकड़े रहूंगा और तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इस सीन में हर सेकंड ऐसे टेंशन क्रिएट हो रही थी कि लगता था
कि अब शायद पैडी अटैक करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बेन ऊपर चढ़ा, ऊपर से हॉपी को लेकर नीचे उतरा। हॉपी जिसे कि किसी ने फाड़ दिया था, उसकी सारे कॉटन्स बाहर निकले हुए थे। पैडी ये हॉपी एग्नस के हाथ में देता है। बेन, लुइस और एग्नस अब ये लोग गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाले होते हैं कि बेन ने बस फॉर्मेलिटी के लिए पैडी से कहा कि लंदन कभी आना तो हमारे घर ही ठहरना। इस बात पर पैडी कहता है कि मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। बेन फिर से सुन्न रह गया और कुछ नहीं बोल पाया। यहाँ पर लुइस जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, हम तुमसे अब कभी नहीं मिलेंगे और तुम्हें कभी नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मेरा और बेन का रिश्ता टूटने वाला है। मैं उसे डाइवोर्स दे रही हूँ क्योंकि मैंने बेन को चीट किया था और अब हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम दोनों डाइवोर्स ले रहे हैं। यहाँ पर ये सब बातें लुइस ने वहाँ से बचकर निकलने के लिए नहीं कहा था, बल्कि वो गुस्से में ये सब कह रही थी। बेन जो अपने परिवार के लिए कभी स्टैंड नहीं ले पाता, सही जगह पर कभी भी कुछ बोल नहीं पाता, उस गुस्से में उसने ये सब बातें कही। हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं कि लुइस और बेन दोनों ही हिचकिचाहट में और सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए कुछ बोल नहीं पा, लेकिन फिर भी लुइस को एटलीस्ट चीजें समझ आती है। उसे स्टार्टिंग से ही ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। ना वो उनके घर आना चाहती थी और ना ही वहाँ पर रुकना चाहती थी। उसी के डिसीजन की वजह से एक बार वो लोग वहाँ से निकल भी पाए थे, लेकिन फिर बैड लक की वजह से वापस आ गए। लेकिन बेन कभी भी अपने फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। वो बिल्कुल भी अपने परिवार के लिए बोल नहीं पाता है। एनीवेज, इसके बाद सब गाड़ी में बैठते हैं। बेन एंट से कहता है कि तुम प्लीज गेट खोल दो ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। एक्चुअली बेन की ये प्लानिंग थी कि जब एंट गेट खोलने जाएगा तो वो एंट को जल्दी से गाड़ी में बैठा लेगा और उसे भी वहाँ से बचा लेगा। और एंट वैसे ही करता है। जैसे ही वो गेट की तरफ भागता है गेट खोलने के लिए, पैडी उसे रोक लेता है। पैडी के पास एक रिमोट था जिससे गेट ओपन हो गया। अब यहाँ पर एंट कुछ नहीं कर पाता और बेन भी कुछ नहीं बोल पाता। वो धीरे धीरे गाड़ी निकालने लगता है। जैसे ही वो गेट से बाहर जाने वाला होता है, पैडी अपना गेम खेल देता है। पैडी एंट को सामने लेक में फेंक देता है। और जैसा कि हम अच्छे से जानते हैं कि एंट को स्विमिंग नहीं आती है, यानी कि पैडी ने बेन के सामने दो ऑप्शंस रखे थे कि या तो तुम अपने परिवार के बारे में सोच लो या एंट के बारे में। अगर वो अपने सिर्फ परिवार को बचाता तो वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता, लेकिन उसने एंट के बारे में भी सोचा। उसने गाड़ी का स्टीयरिंग लुइस को थमाकर गाड़ी से उतरा और जल्दी से लेक में कूदकर एंट को बचा लिया। लुइस जो गाड़ी चलाकर गेट से बाहर निकलने ही वाली थी कि पैडी ने रिमोट से गेट बंद कर दी, यानी कि अब ये चारों वहाँ फंस चुके थे। पैडी ने सबको गराज में बंद करके रखा था। सबसे पहले तो उसने लुइस और बेन के फोन से उनके सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। यहाँ पर बेन पैडी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। पैडी जवाब देता है क्योंकि तुमने करने दिया। इस बात में इस मूवी की पूरी मीनिंग छुपी हुई है। मूवी की स्टार्टिंग से ही जब वो लोग वेकेशन पे थे तब से ही पैडी उन्हें नोटिस कर रहा है। जिस भी जगह पर लुइस और बेन को स्टैंड लेना चाहिए था उन्होंने स्टैंड नहीं लिया और ना ही अपना मुंह खोला। जब पहली बार पैडी उनसे चेयर लेने के लिए आया था, वो चाहते तो मना कर सकते थे क्योंकि वो चेयर एग्नस की थी। वो कह सकते थे कि ये एग्नस की चेयर है, आप होटल वालों से दूसरी चेयर ले लो, लेकिन इतना भी कहने की उनके पास हिम्मत नहीं थी। इसके अलावा बेन को पता था कि पैडी रैश ड्राइव करता है, उसके बाद भी एक अनजान आदमी के साथ अपनी बेटी को स्कूटर पे बैठा दिया। लुइस जो कि वेजिटेरियन थी, उसके बावजूद भी सामने वाले को बुरा ना लगे इसलिए मीट का टुकड़ा खा लिया। एक बार नहीं जाने कितनी ही बार ऐसी चीजें हुई जिससे पैडी को ये समझ आ गया था कि ये लोग उनके लिए आसान शिकार हैं। पैडी बार बार बाउंड्री क्रॉस करता गया और ये दोनों अपने लाइंस को पीछे लेते चले गए और यही कारण है कि आज ये लोग इस हालत में इस गराज में बैठे हैं और शायद अब इनकी जान भी जाने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं कि पैडी एक इंजेक्शन रेडी कर रहा है। वो इंजेक्शन वो एग्नस को लगाएगा ताकि वो उसकी जीभ कट कर सके, लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले वो लुइस के पास जाता है ताकि उसका हाथ बांध सके। तभी मौका पाकर लुइस उस पर अटैक कर देती है। लुइस ने जो कटर छुपा के रखा था वो उसके फेस पर चला देती है। दर्द से कराहता हुआ पैडी जमीन पर गिर पड़ता है। फिर लुइस मौका पाकर सियरा से शॉटगन भी छीन लेती है और इन तीनों को भी बंधक से आजाद करती है। ये चारों लोग गराज से बाहर निकलने लगते हैं। तभी सियरा उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती है, प्लीज मुझे भी बचा लो, मैं भी इसकी शिकार ही हूँ और मुझे भी टॉर्चर किया जाता है। लेकिन मूवी में पहली बार लुइस और बेन ने समझदारी वाला कुछ काम किया और सियरा की मदद नहीं की। उन्होंने गराज को बाहर से बंद कर दिया और गाड़ी में बैठकर निकलने ही
ही वाले थे तब तक एंट्री होती है माइक, वही माइक जिसके यहाँ डिनर पर ये लोग गए। माइक ने इन पर अटैक कर दिया और इनके पास बाहर निकलने का रास्ता नहीं। इन्हें मजबूरी में घर के अंदर भागना पड़ा और इधर माइक गराज का लॉक तोड़कर पैडी और सियरा को वहाँ से बाहर निकाला। बेन, लुइस और दोनों बच्चे घर के अंदर थे और ये तीनों घर के बाहर। सबसे पहले तो पैडी और सियरा ने घर के बाहर से फोन लाइन काट दिया और साथ ही पावर भी कट कर दिया। बेन ने उधर प्लानिंग की कि अगर वो किसी भी तरह से भूसे वाली छत को जला दे तो आसपास किसी की नजर जरूर पड़ेगी और वो मदद के लिए आएंगे। छत को जलाने के लिए उसने एक बॉटल में आग लगाकर छत के ऊपर फेंका, लेकिन वो लुढ़कता हुआ नीचे पैडी की कार पे गिर गया। प्लान फेल हो गया था, इसलिए बेन और लुइस ने दोनों बच्चों को एक कबर्ड में छुपा दिया और खुद पूरे घर में कुछ हथियार ढूंढने लगे ताकि उनसे लड़ा जा सके। इधर पैडी, सियरा और माइक ये तीनों अलग अलग रास्तों से घर के अंदर घुस जाते हैं। घर के अंदर तलाश करने पर बेन को एक कुल्हाड़ी मिलती है और लुइस को एक सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल। जब बेन नोटिस करता है कि माइक के हाथ में गन है तो वो एक अलमारी के पीछे छिप जाता है। दूसरी तरफ लुइस का सामना पैडी से होता है। किसी भी तरह से लुइस पैडी के चेहरे पर एसिड दे मारती है और वहाँ से बचकर निकलती है। इधर बेन और माइक का आमना सामना हो रहा होता है, लेकिन माइक उस पर भारी पड़ रहा होता है। ऐन वक्त पर लुइस वहाँ पहुँचती है और एक हथौड़ा माइक के सर में दे मारती है। माइक वहीं मारा जाता है। बेन उसके पॉकेट से गाड़ी की चाबी निकाल लेता है और ये दोनों बच्चों के साथ एटिक में पहुँचते हैं ताकि उसके विंडो से बाहर निकल सके। वो लोग विंडो से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि वहाँ अचानक सियरा पहुंच जाती है। सियरा के हाथ में एक शॉटगन होता है, लेकिन इससे पहले कि सियरा गोली चला पाती, लुइस ने पीछे से उस पर भी अटैक कर दिया। सियरा वहां से फिसलते फिसलते नीचे गिर गई, लेकिन गिरते गिरते उसने सीढ़ी भी अपने साथ नीचे गिरा। अब नीचे उतरने का उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं था। एक ही ऑप्शन ये था कि किसी को तो वहां से जंप लगाना पड़ेगा। बेन ने वहां से नीचे जंप लगाया और रिजल्ट ये हुआ कि उसका एक पैर टूट गया, लेकिन टूटे पैर के साथ ही उसने किसी भी तरह से सीढ़ी को खड़ा किया और सारे लोगों को वहां से नीचे उतारा। जैसे ही वो लोग नीचे आए, पैडी भी वहां पहुंच गया और उसने एग्नस को पकड़ लिया और एग्नस के सर पे गन लगा दिया। लुइस पैडी के सामने हाथ पैर जोड़ने लगी और कहने लगी कि प्लीज उसे कुछ मत करना, भले हमें मार डालो। इस बात पर पैडी कहता है कि मैं भला इसे क्यों मारूंगा, ये तो मेरी न्यू सियरा बनेगी। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि ठीक ऐसे ही सियरा को भी उसने अपना शिकार बनाया था। इसी उम्र में सियरा को भी उसने टॉर्चर किया था और अपने साथ रखा था। अब सियरा मर चुकी है तो वो एग्नस को अपना नया सियरा बनाना चाहता है, यानी कि अपनी न्यू गर्लफ्रेंड। सब बातें बोलने के बाद पैडी लुइस और बेन पर गोली चलाने ही वाला था कि एग्नस ने अपने पॉकेट से एक इंजेक्शन निकाला, वही इंजेक्शन जो पैडी उसे लगाने वाला। एग्नस ने वो इंजेक्शन छुपाकर अपने पास रखा था। उसने जल्दी से वो इंजेक्शन उसके पैरों में मार दिया। इससे उसका निशाना चूक गया और लुइस और बेन बच गए। इंजेक्शन का असर तुरंत हुआ और वो वहीं पर बेसुध होकर पड़ गया। लुइस और बेन बच्चों को लेकर वहां से निकलने लगे, लेकिन एंट, जिसने इतना कुछ टॉर्चर सहा था, वो पैडी को ऐसे जिंदा छोड़ करके तो नहीं जा सकता था। उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पैडी को मारना स्टार्ट कर दिया। जिस गुस्से और रोष के साथ वो पैडी को मार रहा था, हम उसका दर्द उसके आंखों में देख सकते थे। उसने पत्थर से मार मार कर पैडी की जान ले ली। इसके बाद ये चारों लोग गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। हम एंट की आंखों में आंसू देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।